जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस के 50+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लर्न एंड टॉप क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं और एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कहता है, जब चींटियां चलती हैं तब वे अंतःक्षेपित करती हैं, यानी जब चींटियां एक लाइन में चलती हैं तो उसके पीछे जो बाकी चींटियां होती हैं वो एक ही लाइन में चलती हैं। क्यों? उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है वो आपका फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फॉर्मिक अम्ल जो एक गंध छोड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये पहचान लेती है कि हमारी अगली वाली जो चल रही है वो कौन सी कंडीशन में किस लाइन में चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, यानी मकड़ियों द्वारा उत्पादित होता है तो उसको गॉसमिर रेशम कहते हैं, उसको गॉसमिर रेशम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। जो सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं वो रूपांतरित है, तो वो आपका जंब का दंत है। यानी जो आपके दांत होते हैं जो सांप के, वो जीभ के अंदर होते हैं, यानी जीभ के आगे ही होते हैं, वो जंब का दंत बोला जाता है इनको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि बाहुल है। यानी जो बासमती चावल होता है आपने देखा होगा पकाने के बाद कुछ आकार में परिवर्तित हो जाता है, लंबे हो जाते हैं, तो उनमें जो होता है लंबाई में जो बढ़ते हैं उसका कारण होता है उसमें एमाइलेज होता है बासमती चावल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, यानी प्रतिरक्षा का जो संबंध है हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा करती हैं तो आपका लिम्फोसाइट्स जिनको WBC बोला जाता है, मोनोसाइट्स को RBC बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स ये सब ब्लड से संबंधित हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो आपका होता है वो आपका 120 मिमी व 80 मिमी, यानी 120 मिमी मैक्सिमम हो गया, 80 मिमी मिनिमम हो गया, इससे मतलब बीच में रहना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, यानी इंसुलिन का जो हमारे बॉडी के ही अंदर उत्पादित होता है इंसुलिन पदार्थ, तो वो आपका ऑकलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा जो एक ग्रंथि होती है तो उसके द्वारा ये उत्पादित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ से, या बासलम पुष्प आलू के कंद से, तो आपके डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर का तापक्रम होता है वो जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो जो इसका आंसर होगा, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। जो आपका तापक्रम होता है टेम्परेचर उतना ही रहता है। अगर जाड़े और गर्मियों में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका 98.6 होता है, अगर उसको बुखार आएगा, कम रहेगा तो उसको भी दिक्कत हो सकती है, तो क्योंकि मनुष्य का जो ब्लड है वो आपका गर्म रुधिर वाले में आता है, तो टेम्परेचर इनका ब्लड का समान रहता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, सुई चबाने पर निम्नलिखित अंगों में से किसको दर्द महसूस नहीं होता। अगर बॉडी में आपके कोई सुई चुबाई जाए तो बॉडी का कौन सा पार्ट्स है जिसको कोई दर्द महसूस नहीं होगा, तो वो आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क को इस चीज़ का अनुभव नहीं होता कि क्या लगा है क्या नहीं, होता सब है लेकिन उसको दर्द नहीं होता। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। जो व्हेल मछली होती है वो आपका स्तनपायी है। मत्स्य की बात करें, मत्स्य मछली वर्ग में आता है, लेकिन ये आपका स्तनपायी है, इसके स्तन होते हैं तो स्तनपायी। उभयचर वो उसको बोला जाता है, उभयचर जो दोनों जगह पर पाया जाता है, स्थल और जल में दोनों में निवास करता है। सरीसृप जो आपका केंचुआ हो गया, सांप हो गया, इनको सरीसृप श्रेणी में रखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी की बात करें आपका चमगादड़ है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। उस उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है, इसको उड़ने वाले स्तनपायी में रखा गया है, क्योंकि ये अंडे नहीं, ये बच्चे देती है। अगला क्वेश्चन कहता है संवहन वेस्कुलेटर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है। यानी जो संवहन क्रिया में पौधों में जो पानी जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है, तो वो आपका जाइलम टिश्यू के अकॉर्डिंग जाता है। यानी जाइलम पौधे में करता क्या है, जल को पहुंचाता है पौधे की तमाम कलियों में, और फ्लोएम का कार्य होता है खाना बनाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग ऑलवेज आपका पौधे की वृद्धि के नापने में करते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, पौधे की वृद्धि पर नापने में करते हैं। जो पौधे कितना बढ़ गया, कितनी हाइट हो गई, इसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो ऑलवेज अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग आपका काला दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वो आपका उत्तल दर्पण द्वारा तो आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी से क्या प्रतिबिंब होता है। यानी खगोलीय दर्शी जो खगोलीय यानी तारों, नक्षत्रों, ग्रहों वगैरह को देखते हैं, उससे क्या प्रतिबिंब होता है, तो उसको काल्पनिक और बड़ा, यानी काल्पनिक होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते ये क्या है, लेकिन और बड़ा बनता है। यानी हम वैसे देखेंगे तो कुछ छोटा सा दिखेगा तारा, लेकिन उससे दूरदर्शी से कुछ बड़ा दिखता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है। यानी वायुयान से जब आकाश को देखा जाएगा तो वो ऑलवेज आपको काला ही दिखेगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं आज तक, और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ग्रुप डी एनटीपीसी सीयूटी 2 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण। यानी मठे को चलाने के बाद दूध दूध से पृथक हो जाने के पश्चात क्रीम जो निकल जाती है दूध से, वो किस क्रिया द्वारा निकलती है, तो वो आपके अपकेंद्रीय बल के कारण निकलती है। यानी दूध से क्रीम का अलग हो जाना, या वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं वो क्रिया, वो भी आपकी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यानी वस्तु की अगर मात्रा बदल दो या घटा दो, कुछ भी कर दो, तो उसका जो ऑलवेज घनत्व तो होता है, डेंसिटी ऑलवेज उतनी ही रहेगी जितनी प्रारंभ में है, उतनी ही रहेगी, चाहे घटाओ वस्तु की मात्रा चाहे बढ़ाओ। अगला क्वेश्चन कहता है एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। यानी एक केस नली या कोई लैंटर्न मान लो, उसमें जल की अपेक्षा कोई तरल पदार्थ अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। मिट्टी का तेल अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है उसमें बत्ती में, लेकिन जल नहीं चढ़ सकता। वाई, क्यों, तो इसका कारण है तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का पलायन वेग है। पलायन वेग वो होता है कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में फेंकी जाए तो वो पलायन कर जाए, पृथ्वी को पलायन कर जाए, वापस पृथ्वी पर ना आए। तो ऐसा हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। अगर हम उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पलायन वेग। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई वस्तु अगर पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंकी जाती है तो वो अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगी, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। क्या कोई इस तरीके से फेंक सकता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर? नामुमकिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक पिंड का
अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो एक पिंड का अधिकतम भार वो आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कोई भी वस्तु है उसका भार अधिकतम हाइड्रोजन में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का है। जो सबसे हल्का होता है उसी में वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की जो भी बूंद आती हैं वो गोला होकर आती हैं, ना ही कोई आकृति त्रिभुज वगैरह में आए, वर्ग में आए, कुछ नहीं, गोला आकृति में आती हैं। तो उनका जो है वो आपका पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, यानी वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत है उसका वो आपका अपकेंद्रित सिद्धांत है, अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन हो गई आपका, देखो दूध से क्रीम का अलग होना, ये भी आपका अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि की बात करें, समय आपका अदिश है, चाल भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, तो आपका विस्थापन बचा। तो विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार विस्थापन आपकी सदिश राशि हो गई। अगला क्वेश्चन कहता है, भूकंप की तीव्रता, यानी भूकंप की जो आता है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो वो आपका रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर केल्विन में तापमान को मापा जाता है, पास्कल में दाब को, डेसिबल में ध्वनि की। तो रिक्टर जो पैमाना होता है उसको रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भूकंप अर्थक्वेक्स की तीव्रता मापी जाती है, अभी बताया मैंने आपका रिक्टर पैमाने में, डेसिबल में ध्वनि, सेल्सियस में तापमान, पीएच पैमाने में अम्ल क्षार वगैरह जो भी नापते हैं वो नापते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को जो भी मापते हैं वो आपका लैक्टोमीटर होगा, लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक मात्रक है, पार्श्विक मात्रक है। तो पार्श्विक आपका दूरी का मात्रक है। दूरी वो है प्रकाश वर्ष द्वारा, यानी एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी आपका पार्श्विक कहलाती है। तो इस प्रकार से पार्श्विक किसका मात्रक है? पार्श्विक आपका दूरी का मात्रक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्श्विक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। वही अभी कराया, एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, तो इसकी बराबर होता है। तो ये आपका 3.25 लाइट ईयर, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कहीं भी आपको 3.26 भी मिल सकता है, तो आपका 3.25 या 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो अभी बताया प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की है नहीं है। प्रकाश की तीव्रता गलत है, प्रकाश वर्ष जो है आपकी वो दूरी के, प्रकाश वर्ष वो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, यानी प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई कुल दूरी। दोस्तों ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सभी एग्जामों में ये आप देख सकते हो। ये आपका राजस्थान आरटीएस प्री में, एमपीपीएस प्री में, यानी प्री में ये मत देखो कि इनका लेवल काफ़ी है, लेकिन लेवल प्री में आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को साथ ही साथ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।